गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है अ डायलॉग ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे अपने कंट्री में होती है। अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट इज रन बाय या तो उसके खुद के सिटीजन्स के द्वारा या सिटीजन्स जो आगे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अगर देश को चलाया जाए, देश की गवर्नमेंट को चलाया जाए, तो ऐसे कंट्री को बोला जाता है अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब अगर किसी को ये वहम है कि सारे कंट्री डेमोक्रेटिक ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज में वोटिंग नहीं होती, सिर्फ किंग्स एंड क्वींस होते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया, इस टाइम किंग है ना वहां पर। जिस कंट्री में गवर्नमेंट फॉर्म होती है या तो बाय सिटीजन्स या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दो सिटीजन्स, तो ऐसे कंट्री को बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हम बात कर रहे हैं अ डायलॉग ऑन डेमोक्रेसी। लिखा किसने है ये? एल्बर्ट सिडनी हॉर्नबी। अच्छा, कुछ लोग हॉर्नबाय बोलते हैं, तो एज पर ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट हॉर्नबाय, इट इज हॉर्नबी। ठीक है, एल्बर्ट सिडनी हॉर्नबी। अब इसमें ना दो लोग हैं, कौन है? जैक एंड एन है। ये दोनों बातें करते हैं। अब बातों का टॉपिक क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली सरकार। पहले तो जैक बोलता है। अभी देखना, मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स ना जैक के द्वारा इनिशिएटेड होंगी। जैक यहाँ पर न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट्स ज्यादा शुरू करता है। जैक बोल रहा है, हु वाज इट दैट सेड ऑल मेन आर इक्वल एंड डू यू रिमेम्बर? जैक कहता है, किसने बोला था कि सब लोग इक्वल होते हैं? तुझे याद है? एन कहती है, हैज एनीवन एवर सेड सो? क्या ऐसा सच में कहा भी गया था? थॉमस जेफरसन सेड, all men are created equal. That's not quite the same thing, is it? अब जब जैक ने कहा ना कि किसने बोला था कि all men are equal, तो एन कहती, क्या ये बोला भी गया था? कहती, जहां तक मुझे याद है थॉमस जेफरसन है। अब थॉमस जेफरसन है थर्ड यूएस प्रेसिडेंट। एन बोलती है, जहां तक मुझे याद है थॉमस जेफरसन ने ये कहा था कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। यानी कि अच्छा, अगर मैं इसमें गॉड या सुप्रीम पावर इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँ ना, तो ये ना बोलना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे ना, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें इसी के बारे में बात हो रही है और डिटेल में। तो उसमें वो कहता है थॉमस जेफरसन कि गॉड के द्वारा हर इंसान को इक्वल क्रिएट किया गया है। दैट मीन्स इक्वल राइट्स दिए गए हैं, वो अपनी खुशी चूज कर सकता है, ये राइट दिया गया उसको। इस तरह के और भी राइट्स दिए गए हैं। अब अगर एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, अब श्याम इज नॉट इक्वल टू राम, लेकिन जस्ट बिकॉज राम एंड श्याम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री में बॉर्न अप हुए हैं, तो डेमोक्रेसी का ये कॉन्सेप्ट है कि राम एंड श्याम आर क्रिएटेड इक्वल बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बाय गॉड ऑल्सो, बाय मॉरल कंडक्ट ऑल्सो। ये बात सबसे पहले थॉमस जेफरसन ने कही थी। अब आपको सुन के लग रहा होगा इक्वालिटी तो है, ये तो कॉमन सेंस है कि हाँ सभी इक्वल लोग क्रिएट किए हैं गॉड ने एंड कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में। नहीं, पुरानी ये स्टेटमेंट है 1776 की, 4 जुलाई 1776 की, जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे रहा था थॉमस जेफरसन। उस टाइम रूलिंग करने की मतलब प्रथा थी। एक जिसके पास मिलिट्री पावर ज्यादा है वो दूसरे कंट्री को रूल कर लेता और स्लेव ट्रेडिंग में इनको एंगेज करते। वोटिंग का राइट नहीं और क्राइम रेट बहुत ज्यादा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट वहां दूर दूर तक नहीं था। तो जैक कहता, वेल ऑल मेन आर नॉट इक्वल, ऑफ कोर्स डू यू थिंक वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल? अब जैक आगे काउंटर क्वेश्चन करता है,
कि क्या तुझे लगता है कि हम ऑल इक्वल पैदा हुए हैं? जैसे ऊपर एन ने कहा ना कि थॉमस जेफरसन कहता है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तो जैक उसको काउंटर करता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, हम सच में इक्वल क्रिएट हुए हैं? एन बोलती है नो, नॉट एट ऑल। एन मना कर देती है इस बात को। A child with stronger and healthy parents is likely to be stronger and healthier than a child with weak and unhealthy parents. वो कहती है जिस बच्चे के माँ बाप स्ट्रांग है एंड हेल्दी हैं, वो बच्चा भी स्ट्रांग बॉर्न होगा। और जिस बच्चे के माँ बाप थोड़े वीक हैं एंड उनको हेल्थ इश्यूज हैं, उनका जो बच्चा है वो भी थोड़ा वीक पैदा होगा। तो एक तरह से एन कह रही है कि नॉट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। अब यहाँ देखना, एन ने जो यहाँ पर लॉजिक दिया है ना कि चाइल्ड विद स्ट्रॉन्ग एंड अनहेल्दी पेरेंट्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गर, वो जेनेटिक्स के बेस पर दिया है। जो ऊपर थॉमस जेफरसन ने बोला था ना स्टेटमेंट कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, उसमें जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं था। उसमें वो कह रहा था इन द आईज ऑफ गॉड और बीइंग बोर्न इन द सेम प्लेस, उस आदमी को इक्वल राइट्स हैं अपनी लाइफ एक्सप्लोर करने के, अपना करियर एक्सप्लोर करने का, मतलब अपनी लाइफ का पाथ चूज करने का। उसका कहने का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा दूसरा था। A child with clever and intelligent parents will probably do better at school and college than a child with dull and stupid parents. एन बोलती है अगर माँ बाप चंट चतुर तेज दिमाग वाले एंड लॉजिकल डिसीजनिंग में फास्ट हैं, तो उनका बच्चा भी ऐसा होगा और स्कूल एंड कॉलेज में बेटर परफॉर्म करेगा। और जिनके पेरेंट्स का थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल कम है, थोड़े स्लो है प्रोसेसिंग में, थोड़े कम चालाक चतुर है, उनका जो बच्चा है वो डल परफॉर्म करेगा स्कूल एंड कॉलेजेस में। अब जैक क्या कहता है आगे, यू आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट एन। जैक एन को जानता है, जैक एन को बोलता है कि इससे अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, कि क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, तो तुम भी काफी स्ट्रांग एंड इंटेलेक्चुअल हो। जैक कहता है आई एम ऑलवेज रेदर अफ्रेड ऑफ योर पेरेंट्स, कहते मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत डरता हूँ, दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। वर दे डिसअपॉइंटेड व्हेन यू टुक मी होम एंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू देम लास्ट ईयर। वो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स इतने क्लेवर हैं, इतने ये क्लेवर में ना नेगेटिव सेंस में नहीं है, क्लेवरनेस उससे भी जज होती है आप किसी सिचुएशन में किस तरह के डिसीजन लेते हो। अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल या इवन सिंगल पर्सन से भी इंटरेक्शन रख रहे हो, तो किस तरह से आप बातचीत करते हो, किस तरह से उनकी बात समझते हो, अपनी बात समझाते हो, वो भी क्लेवरनेस में आती है। सिर्फ यही नहीं होता कि मतलब जो होता है ना एटीट्यूड दिखाते हैं कि अपना काम निकालने लेते हैं, दूसरे की परवाह नहीं, इस तरह से क्लेवरनेस की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जैक कहता है जब तुम लास्ट ईयर मुझे अपने घर लेकर गए थे और मुझे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाया था, तब वो डिसअपॉइंट तो नहीं हुए थे? डिसअपॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट। एन कहती है नॉट एट ऑल यू सिली बॉय, वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं थी। यू हैव, वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था। यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ कॉमन सेंस एंड दैट्स ऑफन वर्थ मोर देन इंटेलिजेंस। एन कहती है तुम्हारे पास कॉमन सेंस बहुत है, और तुम्हें पता है आजकल कॉमन सेंस है ना, उसकी वैल्यू इंटेलिजेंस से भी ज्यादा है। शुड आई हैव एग्रीड टू मैरी यू इफ यू वर स्टूपिड, वो कहती क्या मैं तुमसे शादी के लिए हाँ करती अगर तुम बुद्धू आदमी होते। जैक कहता है Perhaps Jefferson meant that everybody should have equal opportunities. उसके बाद जैक खुद ही बोलता है कि शायद उस टाइम जो जुलाई 4, 1776 में थॉमस जेफरसन ने ये बोला था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तो कहते शायद उसका मतलब ये था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। दैट्स द केस इन इंग्लैंड टुडे, इजंट इट? अब अमेरिका का रेफरेंस देकर ये लोग इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं दैट्स द केस इन इंग्लैंड टुडे। इंग्लैंड में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब वो एन से पूछता है इजंट इट, क्या तुम एग्री करते हो? एन कहती है आई एम श्योर देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर क्लेवर इनफ टू गो टू द यूनिवर्सिटी बट हु डोंट गो। वो कहती है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, बट जाते नहीं हैं। देयर पेरेंट्स want them to leave school and start earning money as soon as they are 15 or 16, even when the child has a chance to go to the university free.
वो कहती है ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल छोड़ दे और पैसे कमाने लगे, टू लीव स्कूल एंड स्टार्ट अर्निंग मनी। कब? एज सुन एज दे आर 15 और 16। वो कहते हैं जैसे ही वो 15-16 के हो जाते हैं, पेरेंट्स को ऐसे होता है कि हाँ, बच्चा हमारा कमाना शुरू कर दे। और ये कंडीशन तब भी प्रिवेल करती है जब व्हेन द चाइल्ड हैज अ चांस टू गो टू यूनिवर्सिटी फ्री, जब बच्चे के पास फी वेवर भी होता है, स्कॉलरशिप होती है। फिर भी कुछ पेरेंट्स ऐसे प्रेशराइज करते हैं कि अर्न करे बच्चा रादर देन हायर क्वालिटी एजुकेशन परस्यू करे। जय कहता है well, that proves what you were saying a few moments ago. It's a great disadvantage to have stupid parents. It's a pity children can't choose their parents, isn't it? जैक कहता है क्योंकि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी नहीं जाने देते ऑल्दो दे हैव अपॉर्चुनिटीज, तो इससे तुम्हारी वो बात बिल्कुल सच होती है जहां पर तुमने कहा था कि इट्स अ ग्रेट डिसएडवांटेज टू हैव स्टूपिड पेरेंट्स। यहाँ पे एन ने बोला था ना, a child with clever and intelligent parents will probably do better at school and college than a child with dull and stupid parents. It's a pity children can't choose their parents. वो कहता है कितना अफसोसजनक बात है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को चूज नहीं कर सकते। एन कहती है अगर कर भी सकते ना तो मैं यही वाले पेरेंट्स चूज करती, किसी और को चूज नहीं करती। एन कहती वेल इवन इफ आई कुड, अगर मैं कर भी सकती, आई वुडेंट चूज डिफरेंटली, मैं कोई और पेरेंट्स अपने लिए चूज नहीं करती। जैक कहता नीदर वुड आई, कहते मैं भी नहीं करता। बट वी आर वेरी लकी, कहते हम तो बहुत लकी हैं। वी हैव बोथ गॉट सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स काफी सेंसिबल है, समझदार है एंड इंटेलेक्चुअल है। एन कहती यस एंड वी आर लकी टू लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू। अब यहाँ डेमोक्रेसी फर्स्ट बार यूज हुआ है इस चैप्टर में। एन कहती है हाँ हम बहुत लकी हैं, एक तो हमें पेरेंट्स अच्छे मिल गए, दूसरा हम इसलिए लकी हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो मोनार्की से नहीं चलती है, यानी कि ऐसा नहीं कि किंग्स एंड क्वींस हैं फिर उनके बच्चे आए फिर उनके बच्चे आए उनके सक्सेसर्स आए, कहते ऐसे नहीं चलती है। वो कहती है हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट भी नहीं है कि हाँ मिलिट्री है अपने फोर्सफुली काम करवा रही है, उसके अपने रूल्स हैं, रूल्स नहीं फॉलो किए तो मिलिट्री एग्जीक्यूशन हो जाती है। मतलब इस तरह के नैरो माइंडेड कंट्री में भी हमारा जन्म नहीं हुआ है। एन कहती है हमारा जन्म एक ऐसे कंट्री में हुआ है जहां पर जो गवर्नमेंट है वो या तो हमारे अपने लोग चलाते हैं या फिर हमारे अपने लोग हमारे में से ही एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, एंड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मिलकर हमारी गवर्नमेंट चलाते हैं। I never feel sure that word democratic means. It seems to have different meanings in different countries. जैक कहता मैं कभी श्योर ही नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है। वो कहता है कि जैसे जैसे कंट्री चेंज हो जाता है वैसे वैसे डेमोक्रेसी का मतलब बदल जाता है। अब एन क्या कहती है, कहती यस इट्स ट्रू, कहती ये बात सच है। आई वॉज टॉकिंग टू एन अमेरिकन द अदर डे, मैं एक अमेरिकन से बात कर रही थी। ही डिडंट सीम एट ऑल श्योर दैट इंग्लैंड इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब उस अमेरिकन के विचारधारा ऐसी थी कि वो इंग्लैंड को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानता था। He was quite sure that the United States is more democratic than England. वो अपने कंट्री की डेमोक्रेसी को ज्यादा पावरफुल मानता था rather than democracy of England. अब वो क्यों है वो आगे बताएंगे। जैक कहता है It was Lincoln, wasn't it, who said government of the people, by the people, for the people. उसके बाद जैक कहता है It was Lincoln, wasn't it, who said government of the people, by the people, for the people. जैक कहते हैं अब्राहम लिंकन ने कहा था ना, जो कि यूएस का एक प्रेसिडेंट था, who said government of the people, लोगों की सरकार, by the people, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, and for the people, लोगों के लिए बनाई गई सरकार। एन कहती है yes, that speech at Gettysburg that American children probably have to learn by heart. वो कहती
उसने ये जो स्लोगन दिया था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन ने, द यूएस प्रेसिडेंट ने, वो उसने गेटिसबर्ग में कहा था। और अमेरिका के जो चिल्ड्रन है ना, उनको उसकी स्पीच बाय हार्ट याद है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, समझ लो ये अमेरिका, उस टाइम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सिविल वॉर में एंगेज थे, आपस में युद्ध कर रहे थे। तो काफी सोल्जर्स की डेथ हो गई, तो उनके लिए एक सिमेट्री बनाई गई, कब्रें जहाँ होती है ना, तो क्रिश्चियंस थे, बर्न तो करते नहीं है, दफन करते हैं, तो सिमेट्री उन्होंने बनाई गेटिसबर्ग में। गेटिसबर्ग है पेंसिल्वेनिया में। तो वहां पर अब्राहम लिंकन आए, तो उन्होंने 2 मिनट्स की स्पीच दी थी, जो कि उन्होंने सिटीजन्स ऑफ अमेरिका एंड सोल्जर्स को एड्रेस की थी, विच पास्ड अवे इन द बैटल इन द सिविल वॉर। तो तब वो कह के गए थे कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो कहता है अमेरिका एक ऐसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहता है जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो एंड लोगों की ही गवर्नमेंट हो। That speech at Gettysburg that American children probably have to learn by heart. That's one definition of democracy. And कहती है ये एक तरह का नजरिया है डेमोक्रेसी को देखने का. Perhaps this American I met thinks England is still governed by her kings and queens and the nobles in the House of Lords. वो कहते हैं जिस अमेरिकन को मैं मिली हूँ ना, शायद उसको यही लगता है कि अभी भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट राजा और रानी ही चलाते हैं एंड नोबल्स चलाते हैं, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। यानी कि वो जो अमेरिकन उसको मिला था, उसको आज भी लगता है कि हाई रैंक ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि 2 तरह के हाउसेज हैं, पार्लियामेंट के हाउसेज हैं इंग्लैंड में। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ना अनइलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं, यानी कि जिनको जनता द्वारा वोटिंग से इलेक्ट नहीं किया जाता, वो लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। तो वो किन लोगों से बनती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स? मेनली इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ नोबल्स एंड चर्च प्रीस्ट्स। अब नोबल्स होते हैं जैसे किंग्स एंड क्वींस होती है ना, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे आर जस्ट नेक्स्ट टू किंग्स एंड क्वींस, लाइक एरिस्टोक्रेट्स जो कि रॉयल फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जनता की चॉइस नहीं होती इसमें, just because of their position, their rank, their closeness to royal family, उनसे बनते हैं नोबल्स। और वो कहाँ बैठते थे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये अमेरिकन कहता है कि आज भी किंग्स एंड क्वींस एंड वो नोबल जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं, वही तो चलाते हैं तुम्हारा इंग्लैंड। Well, the president of the United States certainly has more power than anyone in the country. जैक कहता है ये बात में कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है, उसके पास किसी भी देश के प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर है। He has much more power than our प्राइम मिनिस्टर। वो कहता है कि हमारे जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है ना, उससे भी ज्यादा पावर है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास। एंड कहती है ही सर्टेनली हैज, ये कहती है कि बिल्कुल सच है। अ प्राइम मिनिस्टर कैन बी क्वेश्चनड इन द हाउस। हमने पढ़ा था ना 2 तरह के हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। पार्लियामेंट के 2 तरह के हाउसेस होते हैं। वो कहते हैं जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है ना, ही कैन बी क्वेश्चनड इन द हाउस। उस पे सवाल जवाब उठ सकते हैं जब वो पार्लियामेंट के सेशन में हो। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डजंट सिट इन द कांग्रेस। वो कहती है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है ना, वो पार्लियामेंट में प्रिजाइडिंग मेंबर नहीं है, वो कांग्रेस में नहीं बैठता। कांग्रेस का मतलब होता है पार्लियामेंट्री ग्रुप। इफ ही इज क्वेश्चनड एट ऑल, अगर उससे सवाल पूछा भी जाता है, इट्स बाय द न्यूज़पेपर मैन एट हिज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। वो अपोजिट पार्टी के मेंबर्स द्वारा नहीं पूछा जाता, वो अदर लॉ मेकिंग बॉडीज द्वारा सवाल नहीं पूछा जाता यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को। वो कौन पूछता है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को सवाल? न्यूज़पेपर मैन, यानी कि मीडिया वाले लोग। एंड एट दीज ही कैन ऑलवेज रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चंस। और अगर उसका मन नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का मन नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उसको आंसर देना ही देना, वो रिफ्यूज भी कर सकता है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जब इंटरव्यू देता है तो खुद चूज करता है कि किस रिपोर्टर के क्वेश्चन को उसने आंसर करना है, एंड जनरली इट इज बेस्ड ऑन
कि कौन से चैनल से वो न्यूज़ रिपोर्टर आ रहा है, किस तरह की रेपो है इनकी प्रेसिडेंट की और न्यूज़ एजेंसी की। तो ये भी यूएस का प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करता है कि आंसर देना है कि नहीं देना और किस मीडिया पर्सन का क्वेश्चन उसने एंटरटेन करना है। जैक कहता है, What did democracy mean in Athens more than 2000 years ago? That's where it started, isn't it? It didn't mean that what it means today, I'm sure. अब जैक ने पहले इंग्लैंड की बात की, फिर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की, अब ये लोग आगे एथेंस पर। व्हाट डिड डेमोक्रेसी मीन्स इन एथेंस? एथेंस है ना, ग्रीस की कैपिटल है। तो हुआ क्या था कि ये जो प्रोसेस थी ना कि जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वो पार्टिसिपेट करेंगे लॉ मेकिंग में एंड डिसीजन मेकिंग में, वो स्टार्ट हुई थी एथेंस में। वहाँ क्या होता था, कभी कोई लॉ बनाना होता था ना, तो जो फ्री सिटीजन्स है ना, जो फ्री सिटीजन्स थे उस टाइम एथेंस में, वो पार्टिसिपेट करते थे वोटिंग में। टू बी मोर प्रिसाइज, फ्री मेल्स ओनली, विमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी। एंड फ्री का मतलब है जो कि स्लेव्स नहीं थे। उस टाइम स्लेवरी की प्रथा बहुत थी, लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। तो जो लोग उस टाइम गुलाम नहीं थे, आज़ाद थे, वो पार्टिसिपेट करते थे, डायरेक्टली वोट करते थे कि कोई लॉ बनना चाहिए, कोई लॉ नहीं बनना चाहिए, इसमें डायरेक्टली पार्ट लेते थे। तो अब उसकी बात कर रहा है जैक। What did democracy mean in Athens more than 2000 years ago? That's where it started, isn't it? It didn't mean that what it means today, I'm sure. वो कहता है एथेंस में ही स्टार्ट हुई थी ना डेमोक्रेसी, और उस टाइम जो डेमोक्रेसी थी और आज टाइम की डेमोक्रेसी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम डेमोक्रेसी का मतलब कुछ और होता था, आज कुछ और है। Popular government ruled by the people, but not all people, only the free citizens. There were large slave populations in the ancient city-states of Greece. तो एन जैक की बात को कंप्लीट करती है। एन कहती है पॉपुलर गवर्नमेंट रूल बाय द पीपल, जो लोगों के बीच में पॉपुलर पीपल होते थे ना, वो रूल करते थे। और उनको चूज कौन करता था? जिनके अमंगस्ट वो लोग पॉपुलर थे। और चूज करने की प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता था? बट नॉट बाय ऑल द पीपल, ओनली द फ्री सिटीजन्स। सिर्फ जो सिटीजन्स फ्री थे, इन्होंने फ्री सिटीजन्स लिखा है, एक्चुअल में फ्री मेल सिटीजन्स बात कर रहे हैं हम। जो उस टाइम गुलाम नहीं थे, वो लोग पॉपुलर गवर्नमेंट में हिस्सा लेते थे एंड गवर्नमेंट मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे। देयर वर लार्ज स्लेव पॉपुलेशंस, उस टाइम स्लेवरी बहुत थी, पॉपुलेशन का एक लार्जर हिस्सा था जो कि एज स्लेव्स रहता था वहाँ पे। कहाँ? एंशिएंट स्टेट्स ऑफ ग्रीस में। जैक कहता है द आइडिया ऑफ स्लेव पॉपुलेशन इन अ डेमोक्रेसी डज सीम स्ट्रेंज टुडे, डजंट इट? वो कहता है कि इसको डेमोक्रेसी भी बोल रहे हो, वहाँ स्लेव पॉपुलेशन भी है, कुछ अजीब सा नहीं है? जैक कहता है। ग्रीस की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी ग्रीस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फ्री मेल सिटीजन्स थे वो वोटिंग में एंगेज करते थे, एंड जो उनकी गवर्नमेंट थी वो भी इस तरह से सेटअप होती थी कि जो पॉपुलर पीपल अमंग्स दैट रीजन होते थे ना, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते थे। तो कहते हैं कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर स्लेव पॉपुलेशन कहाँ से आ गई? एन कहती है माय फादर सेज वी आर गवर्नड इन इंग्लैंड टुडे बाय द सिविल सर्विस। ही सेज परमानेंट ऑफिशियल्स आर द पीपल हु हैव द रियल पावर टुडे। उसके बाद एन ना उस टॉपिक को चेंज करके इंग्लैंड की सिविल सर्विसेज पे बात करती है। एन के फादर कहते हैं कि हम सिविल सर्विसेज के थ्रू गवर्न किए जाते हैं आजकल इंग्लैंड में। वो कहते थे परमानेंट ऑफिशियल्स, जो कि इंग्लैंड में ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर द पीपल हु हैव द रियल पावर टुडे। कहते हैं उन्हीं के पास एक्चुअल पावर है। अब जैक कहता है डू यू एग्री विद हिम, क्या तुम इस बात से एग्री करती हो? एन कहती है एन
एंड कहती है नो आई डोंट, कहती मैं एग्री नहीं करती, सिविल सर्वेंट्स हैव टू डू व्हाट द लीडर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइड। वो कहती है सिविल सर्वेंट्स को वो करना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है पार्लियामेंट में। सिविल सर्वेंट्स एडवाइस देते हैं, ऑफ कोर्स हाँ जरूर देते हैं एडवाइस, बट देयर एडवाइस नीड नॉट बी टेकन। लेकिन वो कहती है कि जब लॉ मेकिंग की बारी आ जाती है, जब पार्लियामेंट में सेशन चलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उन सिविल सर्वेंट्स की एडवाइस को माने, वो अपनी भी चलाते हैं। तो जब लॉ मेकिंग में सिविल सर्वेंट्स की एडवाइस मैंडेटरी नहीं है, जब सिविल सर्वेंट्स ने जो कहा है, जो सजेस्ट किया है, उसको मानना कंपल्सरी नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स ही इंग्लैंड को या फिर किसी और स्टेट को गवर्न करते हैं। एन के फादर कहते थे ना कि इंग्लैंड को सिविल सर्वेंट्स गवर्न करते हैं, सिविल सर्विस के द्वारा रूल किए जाते हैं। तो उसका काउंटर आंसर एन ने अगले पैराग्राफ में दिया है कि सिविल सर्वेंट्स की जो एडवाइस है वो मानना जरूरी नहीं है गवर्नमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए। एंड आई डोंट थिंक द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज मच पावर इधर। वो कहती है कि मैं ये भी नहीं मानती कि जो ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेले के पास वो कहती कोई पावर नहीं है पार्लियामेंट में। और कुछ होते इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स, मतलब जिनकी बहुत रीच होती है, बहुत सपोर्ट होती है, उनको बहुत बैकअप होता है, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। एक तो वो हो गए, एक हो गए ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो छोटे से एरिया से इलेक्ट होकर आए हैं, जिन्होंने ज्यादा कोई रेवोल्यूशनरी काम नहीं किया। अगर 400-500 बंदों की पार्टी है तो उसमें से उसको बस एक पार्टी मेंबर समझा जाता है। तो एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास भी इतनी पावर नहीं है। He votes in the house. He votes in the house as his leaders require, but he doesn't make any decision himself. वो कहती है जब पार्लियामेंट में इलेक्शन या वोटिंग का टाइम आता है तो उसकी जो वोट होती है वो भी उसका खुद का डिसीजन नहीं होता, वो खुद से डिसाइड नहीं करता कि मैंने फेवर में वोट करनी है, अगेंस्ट वोट करनी है, या किस मेंबर को वोट देनी है अगर ऐसी कोई इलेक्शन चल रही है। उसका डिसीजन भी बेस होता है उसके लीडर की रिक्वायरमेंट पे या लीडर की सजेशन पर। उनका अगर कोई सीनियर मेंबर है या फिर उनका कोई पार्टी लीडर है तो उसकी एडवाइस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी को वोट देते हैं। बट MPs कैन मेक देयर ओपिनियंस नोन इफ देयर्स एनी इनजस्टिस। जैक कहता है चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोटिंग के दौरान अपने सीनियर की बात सुनते हैं, अपने लीडर की बात सुनते हैं, लेकिन अगर उनको कोई लगे कि किसी लॉ से कॉमन पीपल का फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है, कोई इनजस्टिस अगर उन्हें लगे, तो वो पार्लियामेंट्री सेशंस में अपनी आवाज रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं उस बात पे। There's question hour in the House of Commons that provides an equal opportunity for an MP to see that ordinary people are treated justly. वो कहता है कि क्वेश्चन और होता है, क्वेश्चन और का मतलब सवाल जवाब करने का टाइम होता है। कहाँ होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स में। देखो हाउस ऑफ, पहले हम पढ़ चुके हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अनइलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स जो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो आगे जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ बैठते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ना एक क्वेश्चन और होता है, यानी कि सवाल जवाब करने का और होता है। अब उसका फायदा क्या है क्वेश्चन और का? दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन एमपी टू सी दैट ऑर्डिनरी पीपल आर ट्रीटेड जस्टली। वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये देखने के लिए कि जो कॉमन पीपल है, जिन्होंने इलेक्ट करके इनको हाउस ऑफ कॉमन्स में भेजा है, वो ये इंश्योर कर सकता है बाय आस्किंग क्वेश्चंस कि द कॉमन पीपल आर ट्रीटेड जस्टली, उनके साथ जस्टिस हो रहा है, उनकी फेवर में लॉज बन रहे हैं, उनके हित के लिए लॉज बन रहे हैं। एंड जो रनिंग गवर्नमेंट है, जो राइट विंग जिसको बोलते हैं राइट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एट प्रेजेंट है, वो जो काम कर रही है वो ऑर्डिनरी पीपल की बेटरमेंट के लिए कर रही है, एंड दैट द गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग अ रॉन्ग यूज ऑफ इट्स अथॉरिटी। जब
जब क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो ये भी इंश्योर करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि गवर्नमेंट अपनी लॉ मेकिंग अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर रही है। एंड नेचुरली जब कोई लॉ बनाता है तो उसको एक ना ईगो में आ जाता है कि हाँ मैं लॉ बनाता हूँ, मैं देश चलाता हूँ, इस तरह का भाव आता है ना, तो वो अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं। तो जब ये इनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, इसमें 650 मेंबर्स होते हैं। तो जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 650 मेंबर्स के बीच में किसी से सवाल पूछेगा कि आपने ये जो XYZ लॉ बनाया है वो क्या सोचकर बनाया है, इससे तो उल्टा नुकसान हो रहा है कॉमन पीपल का, इससे फायदा नहीं हो रहा एंड जनता आपका सपोर्ट नहीं करती है। जब इस तरह की डिबेट होती है ना पार्लियामेंट में, तो ये ईगो को चेक में रखती है कि जो लॉ मेकिंग गवर्नमेंट है, लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर रही हैं। तो एन क्या कहती है, यस क्वेश्चन और इज वेरी वैल्यूएबल। वो कहती है जो क्वेश्चन और होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। बट आई थिंक इट्स ट्रू टू से दैट द ऑर्डिनरी MP इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ मशीन वोटिंग एज ही इज बीन टोल्ड टू वोट। एन ने पहले भी बोला था ना कि he votes in the house as his leaders require। एन ने वही बात नीचे रिपीट की है कि मैं अभी भी सोचती हूँ कि जो ऑर्डिनरी MP है ना, वो सिर्फ एक मशीनरी का पार्ट है और वो वैसे ही वोट करता है जैसे कि उसके लीडर्स बोलते हैं उसको वोट करने को। सेम बात उसने नेक्स्ट में रिपीट करी है। I suppose the really important decisions are made by very few men, often by one man only, the Prime Minister। जैक कहता है मुझे तो यही लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस है ना, वो सिर्फ कुछ ही लोग बनाते हैं। तो कहता है कुछ ही लोग भी क्या, जनरली एक ही मैन बनाता है उन डिसीजंस को, एक ही मैन एग्जीक्यूट करता है या प्लान करता है, उनके बारे में एक्शन लेता है, वो है प्राइम मिनिस्टर। एन कहती है बट ही इज नॉट अ डिक्टेटर। वो कहती है चाहे ये बात तुम्हारी सच है कि प्राइम मिनिस्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर पॉलिसीज एग्जीक्यूट हो जाती हैं फटाफट, प्राइम मिनिस्टर जैसे कहता है लॉज बन जाते हैं, क्योंकि जनरली जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी मेजोरिटी होती है हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि XYZ लॉ बनाना है, तो वोटिंग स्टार्ट हुई हाउस ऑफ कॉमन्स में, और वोटिंग में वही जीतता जिसको ज्यादा वोट मिलती है, और ज्यादा वोट तो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी वाले ही बैठे होंगे, तभी मेजोरिटी से उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। बट ही इज नॉट अ डिक्टेटर। वो कहती फिर भी वो डिक्टेटर नहीं है, नॉट इन दिस कंट्री। कहती इंग्लैंड में तो बिल्कुल ही नहीं है। These men who form our governments are elected by counting the votes of the citizens, people like you and me। कहता है कि ये जो गवर्नमेंट बनाते हैं ना ये लोग, आर इलेक्टेड बाय काउंटिंग द वोट्स ऑफ सिटीजन। पहले सिटीजन्स वोट डालते हैं, फिर उन वोट की काउंटिंग होती है, फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं जो कि आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। If we don't like what the government does, we can vote against this party at the next election and get new leaders। वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी पावर है कि अगर हम नहीं पसंद करते कि जो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट आउट कर सकते हैं और न्यू लीडर्स ला सकते हैं। ये तो हमारे इंडिया में भी सेम ही होता है। जैक कहता है यस इफ वी लाइक टू वेट फॉर 3 or 4 years। जैक कहता है अगर हम 3-4 साल रुकने को तैयार है ना, तो ये सिस्टम बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि एक इलेक्शन से दूसरी इलेक्शन के बीच जनरली 3 to 4 years का गैप रहता है। एंड यू नीड एजुकेटेड वोटर्स इफ दैट सिस्टम इज टू बी सेटिस्फैक्ट्री। वो कहता है कि सही लीडर्स चुनने के लिए सही वोटर्स होने बहुत जरूरी हैं। एंड सही वोटर्स कौन होते हैं? एजुकेटेड वोटर्स, जो दिमाग लगा के चूज करते हैं कि उनका लीडर कौन होगा, जो इवेल्युएट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और फिर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने वोट किसको देना है। डू पीपल इन दिस कंट्री थिंक सीरियसली अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स? जैक कहते हैं क्या तुम्हें लगता है इस कंट्री के जो लोग हैं जब वोट डालते हैं, जब वोट के लिए खुद अपना डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को देना है, किस कैंडिडेट को देना है,
क्या वो ये देखते हैं कि फॉरेन अफेयर्स पे वो कैसे काम करती है पार्टी? डू दे अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ दिस कंट्री? क्या वो ये सोचते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम कैसी है, जब जब पिछला लीडर आया था तब कैसी थी, और इस गवर्नमेंट की जिसमें जिसको वो वोट डालने जा रहा है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है? क्या वो डेट को स्टडी करता है? क्या वो जीडीपी को स्टडी करता है? क्या वो गवर्नमेंट के एक्शंस को स्टडी करता है जिसने जीडीपी को इफेक्ट किया? इस तरह की बातें सोचता है क्या कोई वोटर आजकल? डू दे अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री? क्या वो ये देखता है कि हमारा कंट्री इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, पॉवर्टी कितनी रिड्यूस हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या है, एजुकेशन रेट्स क्या है? क्या वो इन बातों को स्टडी करते हैं? आई थिंक मोस्ट वोटर्स सपोर्ट द पार्टी दैट मेक्स द बिगेस्ट प्रोमिसेस। वो कहता है जनरली, मुझे तो यही लगता है कि जो मोस्टली वोटर्स होते हैं ना, वो प्रोमिसेस के बेस पे वोट डालते हैं। जो पार्टी जितने बड़े वादे करेगी कैंपेनिंग में, उसको सबसे ज्यादा वोट देते हैं ये लोग। वादे किस तरह के लोग करते हैं? चीपर फूड, कि हम सस्ता खाना देंगे, लोअर टैक्सेस, टैक्स घटा देंगे, हायर पेंशन, नो अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के वादे जो कैंडिडेट या जो पार्टी करती है ना, जैक कहते हैं मुझे तो यही लगता है कि वो उन्हीं को ही वोटर्स वोट दे देते हैं। एंड वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि फॉरेन अफेयर्स के मैटर में वो पार्टी कैसी है, इकोनॉमिक इकोनॉमिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करने के मामले में कैसी है। वो कहते हैं इन बातों पे तो ध्यान ही नहीं देते। एन कहती है, वेल एटलीस्ट द वोटर्स हैव मोर देन वन पार्टी टू वोट फॉर। वो एन कहती है कि चलो वोटर्स के पास एटलीस्ट चॉइस तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही पार्टी है उसी में से ही कोई नेता बनेगा। कुछ देशों में ऐसा है कि एक ही पार्टी है, उसी में से मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं। वो कहते हैं डेमोक्रेसी में कम से कम ये तो नहीं है ना कि सिंगल पार्टी में से ही बंदा चूज करना, लीडर चूज करना है। मल्टीपल पार्टीज में से हम चॉइस कर सकते हैं। इन सम कंट्रीज टुडे देयर इज ओनली वन पार्टी एट इलेक्शन, नो चॉइस एट ऑल। कहती कम से कम चॉइस तो है ना। एन कहती है, वेल एटलीस्ट द वोटर्स हैव मोर देन वन पार्टी टू वोट फॉर। वो कहती है कम से कम यहाँ पे वोटर्स के पास चॉइस तो है कि वो अपनी पसंद की पार्टी, अपने पसंद के लीडर को वोट कर सकें। इन सम कंट्रीज टुडे देयर इज ओनली वन पार्टी एट इलेक्शन। वो कहती है कि कई कंट्रीज में तो सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी होती है इलेक्शन में, तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं रहती। तो अगर आपको पता हो कि चाइना में, क्यूबा में, वियतनाम में, नॉर्थ कोरिया में यही सिस्टम है, एक ही पार्टी होती है। गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज पर भी बैन है। तो वो कह रही है, एन कह रही है कम से कम इंग्लैंड में ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि कोई न्यू पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। जैक कहता है, यू मीन द कंट्रीज दैट कॉल देमसेल्व्स द पीपल्स डेमोक्रेसीज, दैट्स अ स्ट्रेंज नेम। जैक कहता है, फिर भी वो कंट्रीज खुद को पीपल्स डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्या वो वाकई लोगों के लिए है वो जो डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का असली मीनिंग होता है कि कंट्री की जो रनिंग पावर है ना, वो लोगों के हाथ में होती है, वो किसी किंग और क्वीन के हाथ में नहीं होती। लेकिन लोगों के हाथ में क्या सच में है? अगर उनको पार्टी बनाने का राइट नहीं है, अगर उनको पार्टी चूज करने का राइट नहीं है, एक पार्टी को पार से हटाने का राइट नहीं है, दूसरी न्यू पार्टी को सत्ता में लाने का राइट नहीं है, तो क्या ये नाम पीपल्स डेमोक्रेसी, क्या ये सही है नाम? आपको अगर पता हो कि नॉर्थ कोरिया की जो पार्टी है ना, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल, वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है वहाँ की। मतलब पीपल्स राइट्स, पीपल्स फ्रीडम, इनके बारे में तो दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं रखती है। फिर भी देखो नाम ये लोग कैसे रखते हैं, दैट्स अ स्ट्रेंज नेम। एन कहती है, I think they use that name to show that all the land, the forest, the mineral wealth, all the railways, shipping, factories, and so on belong to the people. एन कहती है, जिन पार्टीज का नाम पीपल्स डेमोक्रेसी होता है, शायद वो ये नाम इसलिए रखते हैं टू इंडिकेट, ये बताने के लिए कि वहाँ की जो लैंड है, जो फॉरेस्ट रिजर्व है, ऐसे मिनरल रिजर्व है जहाँ से ऑयल, पेट्रोलियम, गोल्ड,
कोल, ये सारा कुछ एक्सट्रैक्ट होता है। रेलवेज, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो लैंड के थ्रू हो चाहे सी रूट के थ्रू हो। एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री, वो कहती है कि ये नाम ये दर्शाता है कि ये सारे रिसोर्सेज पीपल को बिलोंग करते हैं, पीपल वेलफेयर के लिए खर्च किए जाते हैं। And of course, in a good many countries that we call democracies, these things are privately owned. तो वो कहती है कि जैक कहता है कि ऐसे भी कुछ कंट्रीज है जहां पर ये जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, फॉरेस्ट, रेलवे, शिपिंग, वो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं। कहते हैं ये देखो कितनी बड़ी बात है कि जो रिसोर्सेज पीपल की बेटरमेंट के लिए यूज होने चाहिए, नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसीज होनी चाहिए, मतलब टू सर्व द पीपल, उनका ये काम हो कि वो अपने नेटिव लैंड को सर्व करें। ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पर ये रिसोर्सेज कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है। अगर आपको पता हो तो यूएस में, कनाडा में एंड मेनी अदर कंट्रीज में जो रेलवेज है ना वो प्राइवेटली ओन्ड है। जहाँ या इंडिया में इंडियन रेलवेज बोलते हैं ना हम, गवर्नमेंट एंटिटी है। यूएस में कभी आप ये नहीं सुनोगे कि अमेरिकन रेलवेज, कैनेडियन रेलवेज, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं जो जिनकी अपनी ट्रेन होती है, अपना फेयर टेबल होता है कि कितना चार्ज करना है पर किलोमीटर, अपने हिसाब से वो टाइमिंग सेट करती हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम होता है। Well, we haven't decided what we mean by democracy yet, have we? तो जैक कहता है इतने मीनिंग्स है डेमोक्रेसी के, इतनी तरह की मैनेजमेंट है, अभी तक हम ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि डेमोक्रेसी का असली मीनिंग क्या है। एन कहती है आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू डिफाइन द वर्ड। वो कहती है कि इस वर्ड की कंसाइज डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप कहो ना कि डेमोक्रेसी को 2-3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो और वो डेफिनेशन हर कंट्री में एप्लीकेबल हो, तो ऐसा नहीं होगा। हर कंट्री का डिफरेंट सिनेरियो है। In Western Europe, we perhaps mean the kind of government that allows all of us to discuss politics quite freely. अब डेमोक्रेसी का मतलब वो जोड़ के देखती है फ्रीडम से। वो कहती है, और इंडिया में भी ये बात है, हम पॉलिटिक्स को ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट, यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट लीगल है, इलीगल नहीं है, सोशल मीडिया पे हम अपने व्यूज दे सकते हैं। तो वो कह रही है ये जो फ्रीडम है टू डिस्कस पॉलिटिक्स विदाउट एनी फियर, बिना डर के अगर हम पॉलिटिक्स को डिस्कस कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह की डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का ये मतलब है ना कि जो रियल पावर है वो सिटीजन्स के हाथ में है, तो ये भी एक तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन ही है। There must be rule by the majority, but respect for the rights of minorities. अब इसने एक लाइन लिखी है, There must be rule by the majority. अब मेजोरिटी किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे रूल करती है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही छोटे लेवल पर मैं आपको बताती हूँ। समझ लो 2 तरह की विचारधारा है, एक विचारधारा ए, एक विचारधारा बी, आइडियोलॉजी ए, आइडियोलॉजी बी। और एक गांव है जिसमें पॉपुलेशन है 1000 एलिजिबल वोटर्स की, 1000 लोग हैं जो वोट करेंगे। अब अगर इसमें 800 लोगों की आइडियोलॉजी ए है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे इलेक्शन में। ऐसे ही जो बाकी 200 लोग हैं उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इलेक्शन में। जीतेगा कौन? जिसको 800 वाले लोग वोट डालेंगे, मेजोरिटी जिसमें वोट डालेगी वही जीतता है। तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, जो लीडर्स होते हैं, वो उनको हमेशा सपोर्ट रहती है मेजोरिटी की, क्योंकि वो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, बाय इलेक्शन वो गुजर के आए होते हैं, वोटिंग की प्रोसेस से निकल के आए होते हैं। बट रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि वेस्टर्न यूरोप की जो बात कर रही है एन, वहाँ पर माइनॉरिटीज को भी रिस्पेक्ट दी जाती है,
माइनॉरिटीज का भी रिप्रेजेंटेशन होता है एंड उनके फ्रीडम राइट्स पे कोई पाबंदी नहीं है। उनको किसी भी तरह का टॉर्चर या स्लेवरी से गुजरना नहीं पड़ता। उनके पास भी राइट है टू चूज देयर ओन करियर, टू चूज देयर ओन रिलीजन, टू प्रोटेस्ट, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड बाकी। जैक कहता है क्योंकि हमें ये राइट मिला है कि हम फ्रीली अपनी वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम बिना किसी प्रेशर से वोट कास्ट कर सकते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी के लीडर को इलेक्शन में जितवा सकते हैं। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सही आदमी को जिताएं। अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, जो रिलीजन के नाम पे वोट मांग रहा है, या जो कास्ट के नाम पे वोट मांग रहा है, जैसे हमने ऊपर केस स्टडी की थी ना कि 800 पीपल है, उनकी आइडियोलॉजी ए है। आइडियोलॉजी ए का मतलब समझ लो, आप लगा लो कि 800 लोग चाहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ए चाहता है कि यहाँ पे फ्लाईओवर बने, सिंपल सा केस है। अब रिप्रेजेंटेटिव बी चाहता है कि यहाँ फ्लाईओवर ना बने और उसके सपोर्टर्स हैं 200। तो ये तो हो गया एक फेयर केस। अगर कुछ ऐसा केस है कि 800 रिप्रेजेंटेटिव, अगर कुछ ऐसा केस है कि 800 लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव ए है वो चाहता है कि यहाँ पर सिर्फ मंदिर हो, मस्जिद ना हो, ठीक है, गांव में जितने भी मस्जिद हैं वहां पे कोई प्रेयर ना हो, और 200 लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव बी है वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मस्जिद हो, मंदिर ना हो। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो लोगों को चाहिए कि वो अपना जो वोटिंग का डिसीजन है वो वाइजली एग्जीक्यूट करें। मतलब इन सब प्रोपोगंडा के बेस पे अपना वोट ना दे कि जो एक धर्म को सपोर्ट करता है, एक कास्ट को सपोर्ट करता है, या अपने किसी बैकग्राउंड से जो आया उस एरिया को सपोर्ट करता है और उस एरिया का कल्चर यहाँ पर इम्प्लीमेंट 100% इम्प्लीमेंट कराना चाहता है, दूसरों के राइट्स को खराब करना चाहता है। तो इस तरह से ये लोग डिसाइड ना करें। He must use his vote intelligently, smartly and progressive mindset का होकर अपनी वोट को कास्ट करें। एन कहती है Mrs. Citizen and Miss Citizen too, Jack, and don't forget the women MPs. यहाँ पर अगर आपको याद हो, मैंने बताया था फ्री सिटीजन्स नहीं था। जब ग्रीस में वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था वहाँ पे फ्री मेल सिटीजन्स वोट करते थे। विमेन वर डिनाइड द पावर ऑफ वोटिंग। विमेन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, वोटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। लॉ मेकिंग में विमेन का कोई हाथ नहीं था। एक तरह से मेल को सुपीरियर समझा जाता था इन कंपैरिजन टू विमेन। लेकिन जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो मिसेस सिटीजन, मिस सिटीजन, इनको भी राइट है, यानी कि अनमैरिड फीमेल एंड मैरिड फीमेल, यानी कि all females have electoral rights, all females have voting rights irrespective of their marital status। यानी कि किसी की शादी हो रखी है, किसी की शादी नहीं हो रखी, इसका इलेक्शन और लॉ मेकिंग में उनको कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता डेमोक्रेटिक कंट्री में। जैक कहता है वेल वी आर बैक वेयर वी स्टार्टेड, आरंट वी? कहते हम घूम फिर के वहीं आ गए हैं। Australians and Americans would say that a democracy is a country where citizens treat each other as equals even though they are not equals। ये बात तो हमने स्टार्टिंग में कही थी कि एवरी मैन इज क्रिएटेड इक्वल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एवरी मैन इज इक्वल। जब थॉमस जेफरसन की हमने स्टेटमेंट स्टडी की थी, जहां पर उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये बात बोली थी, अगर नहीं याद आ रहा हूँ मैं आपको पीछे दिखा दूं। ऑल मैन आर नॉट इक्वल, ऑफ कोर्स थॉमस जेफरसन ने बोला था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी कि इक्वल राइट्स हैं सबको। वंस दे आर बोर्न दे हैव इक्वल राइट्स
फॉर फ्रीडम, फॉर रिलीजन, टू डिसाइड देयर फ्यूचर, एंड हर तरह की फ्रीडम जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, इस एक्सटेंट तक कि वो दूसरे की फ्रीडम को टारगेट ना करे, तो उनको इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि राम एंड श्याम इक्वल है। क्यों? कि राम के पेरेंट्स अलग हैं, श्याम के पेरेंट्स अलग है, राम का अलग जेनेटिक्स है, श्याम का अलग जेनेटिक्स है, राम की अलग फैमिली बैकग्राउंड है, श्याम की अलग फैमिली बैकग्राउंड है, तो इक्वल नहीं है, लेकिन दे आर क्रिएटेड इक्वल, दे आर बोर्न इक्वल, अपॉर्चुनिटीज उनको सेम मिलनी चाहिए। तो घूम फिर के ये लोग वहीं आ गए हैं। Australians and Americans would say that a democracy is a country where citizens treat each other as equal, even though they are not equals. ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका में ना एक कल्चर है कि हम जब भी किसी को बुलाते हैं ना, हम उसके डेजिग्नेशन से नहीं बुलाते। जैसे कि समझ लो एक कॉमन मैन है जिसके घर पे पुलिस आई है, एंड वो जो पुलिस ऑफिसर है उसकी कम से कम 25-30 इयर्स ऑफ सर्विस हो चुकी है, यानी कि एक बहुत ही सीनियर मैन है, वेल डेकोरेटेड ऑफिसर है। तो वो जो कॉमन पर्सन है ना, उस ऑफिसर को ये नहीं कहेगा हाय ऑफिसर और गुड मॉर्निंग ऑफिसर। अगर उस ऑफिसर का नाम जैक है ना, तो वो ये कहेगा गुड मॉर्निंग जैक, गुड आफ्टरनून जैक। यानी कि वहां पर इक्वालिटी इस कदर है कि हम उसके डेजिग्नेशन को भी साइडलाइन कर देते हैं एंड उसको सीधा नाम से एड्रेस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका में है वेयर सिटीजन्स ट्रीट ईच अदर एज इक्वल्स। जो सिटीजन्स की आपस में डे टू डे बातचीत है ना, उसमें भी ये पता लगता है कि दे ट्रीट ईच अदर एज इक्वल्स। कोई सीनियरिटी, कोई इंफीरियोरिटी वाला ऐसा कोई कल्चर नहीं है वहां पर। एन कहती है देन दिस कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेसी येट। Women have got the right to vote, but we haven't got equal pay for equal work in all the professions yet. अच्छा, पहले एन ने विमेन के बारे में कहा था ना कि मिसेस सिटीजन एंड मिस सिटीजन टू, जैक डोंट फॉरगेट द विमेन एमपीज। पहले इन दोनों के डिस्कशन में ये बात हुई थी कि इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर फ्रीडम है टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मतलब कोई मेल है या फीमेल है ये डिसाइड नहीं करता कि उसके पास कितनी फ्रीडम है। इसी बात को वो नेक्स्ट पैराग्राफ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी कि उसके ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट दे रही है कि दिस कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेसी येट। वो कहती है हमारा ये कंट्री अभी डेमोक्रेटिक हुआ ही नहीं। कहती है उनको वोटिंग का राइट तो मिल गया, बट इक्वल पे नहीं मिली। अगर कोई लेडी 8 घंटे काम करती है सेम फैक्ट्री में एंड कोई मैन 8 घंटे काम करता है सेम शिफ्ट सेम फैक्ट्री में, तो विमेन को कम पे मिलती है, मेल को ज्यादा पे मिलती है। यानी कि प्रोफेशंस में अभी ये इक्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है। चाहे इलेक्शन प्रोसीजर में इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो गई है, राइट टू चूज द रिलीजन इसमें हो गई है, राइट टू चूज द प्रोफेशन इसमें भी हो गई है, लेकिन व्हेन मेन एंड वुमेन आर इन अ सेम प्रोफेशन, उसमें जब पेमेंट की बारी आती है, जब सैलरी की बारी आती है, वेजेस की बारी आती है, तो विमेन को कम पे मिलती है। तो कहती है इसका मतलब लिटरली यानी कि 100% टर्म्स में हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, आजाद नहीं है। जैक कहता है दैट विल कम सून, आई एम श्योर। जैक इज पॉजिटिव, वो कहता है कि जल्दी, ये भी काम जल्दी हो जाएगा, जैसे बाकी सारे काम हो गए ये भी हो जाएगा। अब देखो शुरू डेमोक्रेसी कहाँ हुई, कहाँ से हुई थी? ग्रीस से, जहां फ्री मेल सिटीजन्स को ही राइट था वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का। उसके बाद फ्री वाला तो वर्ड की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, क्योंकि उस टाइम स्लेव्स का ट्रेंड था, स्लेवरी उसके बाद बंद हो गई, तो एक तरह से आ गया ऑल सिटीजन्स। पर ऑल सिटीजन इस तरह से पूरा नहीं आया कि पहले फीमेल को भी राइट्स नहीं दिए जाते थे। पहले स्लेवरी खत्म हुई, फिर फीमेल्स का इंक्लूजन हुआ। अब इतनी प्रोग्रेस करते करते अगर हम यहाँ पर आ गए हैं, तो जैक कहता है कि इक्वल पेमेंट भी, इक्वल पे राइट्स भी जल्दी आएंगे।
एन कहती है when the Australian says his country is democratic, he is probably not thinking of government at all. वो कहती है जब ऑस्ट्रेलियन ये कहता है ना कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो वो गवर्नमेंट के बारे में सोचते नहीं है। अब जैसे इंडिया की बात करें, अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं ना कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे मन में पता क्या बात आती है कि जो इलेक्शंस हैं उसमें लोग फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका और मेरा कल को मन करे कि हाँ हमारे यहाँ पर, समझ लो एक विलेज सिनेरियो ले लो, एक गांव में अगर मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी बहुत जान पहचान है, मेरे चाहने वाले बहुत है, मेरे सपोर्टर्स बहुत हैं, तो 90% ये प्रोबेबिलिटी है कि मैं सरपंच की इलेक्शंस में खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे को वोटिंग करने वाले हैं, तो मैं इलेक्शंस में खड़ी हो जाऊंगी। तो जब हमारे इंडिया में बात होती है ना डेमोक्रेसी की, तो उसको जोड़ के देखा जाता है किससे? इलेक्शन से, रूलिंग से, लीडरशिप से, पार्लियामेंट, इन सब से। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कल्चर एक ऐसा कुछ ऐसा है कि अगर वहां पे डेमोक्रेसी की बात होती है तो गवर्नमेंट से जोड़ के देखती नहीं है। If a workman there meets his employer, he won't say good morning sir or good morning Mr. White. He'll say good morning Joe. तो वहां पे इक्वालिटी इस कदर एस्टेब्लिश है कि डेजिग्नेशन से हटकर वो बात करते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशंस में भी वो किसी का रुतबा, किसी की प्रेस्टीज, ये सब को बीच में नहीं लाते हैं। मतलब इक्वालिटी टू द रूट्स, बहुत डीप जाके वो इक्वालिटी को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो कल्चर कल्चर की बात है, और वो ऑस्ट्रेलिया में इसको डेमोक्रेसी से जोड़कर देखा जाता है। जैक कहता है वेल दैट्स अनदर काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। जैक कहता है ये भी एक अलग तरह की डेमोक्रेसी। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ डेफिनेशन फॉर दिस वर्ड। जैक कहता है इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ढूंढनी कितनी मुश्किल है।